नए साल पर 10 दिनों की छुट्टी लेकर मैं घर में आया तो मधु भाभी की मस्त जवानी को देखकर मैं तो हैरान हो गया था कि भाभी कितनी प्यारी लग रही हैं। हालांकि भैया भाभी की शादी पर मैं कुछ दिनों के लिए आया था, लेकिन उस समय मेरी छुट्टियां ज़्यादा नहीं थी। उस समय तो बस उनको देख पाया था। एक देवर भाभी में हंसी मजाक होता है, प्यार का रिश्ता होता है। वो तो मुझे मौका मिला ही नहीं था, और जब मौका मिला तो बस क्या कहने। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम विवेक है। मेरे बड़े भाई का नाम विकास है। मेरी भाभी का नाम मधु है। उस समय मैं जयपुर में नौकरी करता था, और हम वैसे दिल्ली में रहते थे। जयपुर में मेरी अच्छी नौकरी थी। भैया की नौकरी दिल्ली में ही थी। तो मम्मी पापा भी घर में थे। बहन की शादी हो चुकी है। पूरा परिवार अच्छे से चल रहा था। बस उसके बाद विकास की शादी की बात आई थी। मतलब मेरे बड़े भाई की शादी की बात चलने लगी। तो मम्मी पापा ने कहा कि पहले बड़े की शादी होगी तभी छोटे का नंबर आएगा। तो मुझसे उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा मैं तो जब आप बोलोगे आ जाऊंगा, क्योंकि लड़की देखने तो मुझे भी साथ जाना ही था। तो विकास भैया के लिए मम्मी पापा ने एक लड़की देख रखी थी, मधु। कहते हैं कि बड़ी सुंदर है। लेकिन जब मैंने सुना अब तो भाभी आने वाली है, बस मन में वो मस्ती सी आने लगी। हो ही जाता है। देवर भाभी का प्यार भरा रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है, इस रिश्ते में सब कुछ हो जाता है। प्यार, मस्ती, सब कुछ। देवर का मतलब ही होता है दूसरा वर, अर्थात जो साथ दे सके। तो बस मैं जयपुर से दिल्ली में आ गया था। संडे के दिन ही हमें लड़की वालों के घर जाना था। मेरी बहन और जीजा जी भी आ गए थे। वैसे मेरी बहन भी बड़ी स्मार्ट है। वो ऐसी है कि बस देखते ही रहो। वैसे दीदी का अपना ब्यूटी पार्लर है। तो संडे को हम सब लड़की देखने चले गए थे। घर काफी अच्छा था। फिर सामने उनके काफी रिलेटिव्स थे। सबसे बातें होने लगी। मैं तो कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि मैं सबसे छोटा था। मुझे तो देखना था कि भाभी कैसी लगती हैं। यानी कि मधु भाभी कैसी लगती हैं। बस सब चल ही रहा था कि तभी सामने से मधु भाभी ब्यूटीफुल मैरून साड़ी और सिल्वर ब्लाउज में आई थी। मैंने उन्हें देख लिया। क्या बात है! मैंने सोचा भाई की तो किस्मत जाग गई, क्योंकि मेरा ब्रदर इतना सुंदर तो नहीं है। लेकिन मधु भाभी काफ़ी प्यारी लग रही हैं। हालांकि जिस दिन लड़की को लड़के वाले देखने आते हैं उस दिन लड़की ने कोई ज़्यादा मेकअप नहीं किया होता, नॉर्मल ही होता है। लेकिन नॉर्मल से भी नॉर्मल मेकअप में वो सामने आई थी। तब भी उनका चेहरा इतना प्यारा, इतना हंसने वाला, हंसमुख चेहरा, उनकी मस्त अदाएं, उनके देखने का अंदाज, उनके चलने का अंदाज, उनकी आंखों की जो मासूमियत थी, उनकी आंखों की गहराई, मैं सब कुछ देख रहा था। एक्चुअली में कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तो उस समय ये चीज़ें आम होती हैं। कॉलेज में दोस्तों के संग बस ये मस्ती होती ही रहती थी। लेकिन अब मेरा ध्यान मधु भाभी की ओर था। तब वो सामने आकर सोफे पर बैठ गई थी। सब उन्हें देखने लगे थे। बातें होने लगी। मेरा ध्यान पूरी तरह से उन पर था। क्योंकि शादी जीवन में एक बार ही होती है, तो सब कुछ देख परख कर ही शादी की जाती है। उसके बाद विकास भैया और मधु ये दोनों एक रूम में चले गए थे, क्योंकि दोनों में आपस में बातें होनी थी। वैसे पहले दोनों में फ़ोन पर बातें होती तो थी, लेकिन आमने सामने कभी ये ज़्यादा नहीं आए थे। तो हमने सोचा कि चलो एक बार फिर से बात कर लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है शादी तय होने लगी हो तो उस समय तो कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में पता चलता है कि लड़की ने शादी कहीं और करनी थी, उसका प्यार कहीं और था, या लड़के के बारे में भी ऐसा हो सकता है। तो दोनों रूम में गए थे। 10 मिनट के बाद वो वापस बाहर आ गए थे। बस उन दोनों ने हाँ कह दी थी। बस घर वाले खुश हो चुके थे। वहीं पर ही शादी की डेट भी तय कर दी गई थी। ठीक 1 महीने के बाद की डेट निकली थी। तो मैं खुश था कि चलो भाई की शादी हो रही है और मेरा नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया है। मेरी लाइन क्लियर हुई है। मैं इसलिए भी खुश था, क्योंकि एक की शादी होगी तभी तो मेरा नंबर लग सकेगा। वैसे विकास भैया से ज़्यादा सैलरी मेरी थी, क्योंकि मेरी जॉब उनसे ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन यहाँ पर पैसे की बात ही नहीं थी। हमारे परिवार में प्यार पूरा है। कोई भी पैसे के लिए एक दूसरे से झगड़ता नहीं है। वैसे पापा भी गवर्नमेंट जॉब से रिटायर थे। वो पैसे भी हमारे पास थे। जिंदगी अच्छी चल रही थी। फिलहाल सब कुछ हो चुका था। उसके बाद जब हम वापिस आने लगे, मैं एक बार मधु भाभी के पास गया। चांस की बात है वो अकेली खड़ी थी। मैंने उन्हें कहा, भाभी अब सच में कयामत हो।
वो कहने लगी कि देवर जी पहली बार में ही इतनी बड़ी बात कर दी आपने। मैंने कहा भाभी आपकी तारीफ की है। वो मुस्कुराकर तिरछी नजरों से कहने लगी, ओके देवर जी हम आपको समझ गए हैं कि आप कैसे हो। मैंने कहा सच में भाभी आप प्यारे हो। वैसे भी हमें अच्छा लगेगा कि आप जल्दी से जल्दी हमारे घर आएं। तो वो कहने लगी डेट फाइनल हो चुकी है, उससे पहले लेकर जाना है तो चल पड़ते हैं। मैंने उनकी हंसी को देखा और मैंने कहा अरे भाभी ऐसे नहीं ले जा सकते, खर्चा करके लेके जाएंगे ना, बारात लेकर आएंगे, वैसे लेकर जाना कोई अच्छी बात नहीं होती। वो कहने लगी हम भी ऐसे जाने वाले नहीं हैं, धूम धमाके से आएंगे, वैसे तो हम भी नहीं आने वाले। बस इतनी सी बात हुई, फिर मुझे बाहर आना था क्योंकि मुझे पता था कि घर वाले मेरे इंतजार में हैं। लेकिन मुझे उनसे थोड़ी सी बात करके अच्छा लगा। देवर भाभी में हंसी मजाक प्यार मोहब्बत और वो होना ही चाहिए। बस मेरी यही इच्छा थी कि वो खुश रहें, क्योंकि भाभी अगर खुश है तो बाकी घर में सभी खुश रहेंगे ही रहेंगे। उसके बाद हम सब घर में आ गए थे। सब आपस में बातें करने लगे। दीदी भी काफ़ी खुश थी। वो कहने लगी कि मधु भाभी काफ़ी अच्छी हैं, वैसे भी उनकी स्माइल मस्त है और फिगर भी ज़बरदस्त है। मैंने कहा अरे यार दीदी तुम क्या बोल रही हो, ये चीज़ तो लड़के देखते हैं। तो वो कहने लगी कि नहीं मजाक कर रही हूँ, वैसे भी विकास भैया की तो लॉटरी लग चुकी है। तो जीजा जी कहने लगे लेकिन ये बात तो है कि लड़की अच्छी है, ये तो मैं भी कहता हूँ। तो रात में मैं घर रहा था, अगली सुबह मुझे जयपुर जाना था क्योंकि मेरी जॉब ऐसी थी, छुट्टियां नहीं मिल सकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि आगे भैया की शादी पर छुट्टियां लेनी ही होंगी। बस भैया की शादी आगे आने ही वाली थी। लेकिन मुझे मधु भाभी का सेल फोन नंबर तो मिल ही गया था। विकास भैया ने कहा था कि कभी कभी उनसे बात कर लिया कर, अच्छा रहेगा। मुझे तो वैसे भी उनका नंबर लेना ही था क्योंकि मुझे काम करना था। मैंने उन्हें फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन उठा लिया था। मैंने कहा पहचाना? वो कहने लगी कि नहीं पहचाना नहीं है। मैंने कहा मधु भाभी आपका इकलौता देवर हूँ, अरे यार हमें नहीं पहचाना? तो वो कहने लगी अरे जनाब आप भी हमें रिझाने आ गए। मैंने कहा रिझाने नहीं आया हूँ, बात करने आया हूँ। तो वो कहने लगी कि देवर जी जयपुर में तो कहते हैं कि बड़ी मस्त लड़कियां होती हैं। मैंने कहा वाओ भाभी आपको पता है? तो वो कहने लगी कि हाँ मुझे पता है, जयपुर में कॉलेज के टूर में मैं गई थी। तो मैंने उन्हें बोला लेकिन हमें तो ये पता चला है कि दिल्ली की लड़कियां काफ़ी प्यारी होती हैं, हसीन होती हैं, और वैसे कह रहे हैं कि इस साल जिनकी शादी होगी वो काफ़ी तकदीर वाले होंगे क्योंकि उनके देवर काफ़ी प्यारे होंगे। तो वो कहने लगे कि अच्छा जी अपनी तारीफ करते रहोगे। फिर मैंने कहा सच में यार मधु भाभी आप उस दिन काफ़ी प्यारे लग रहे थे। मैं तो यही कहूँगा कि आप खुश रहो। वैसे और बताओ कैसे चल रही है लाइफ? तो वो कहने लगी कि बस शादी की तैयारियां चल रही हैं, बस आपके घर जाना है, वहाँ से भी कुछ उन्होंने खरीदना होगा। तो आपको पता है कि लहंगा चोली का नाप देना है, बाकी ड्रेसेस का नाप भी देना है। तो मैंने कहा हाँ वो तो है। फिर मैंने उन्हें बोला बस एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन किसी से बोलना मत। तो वो कहने लगी कि अच्छा जी देवर जी शादी से पहले ही ऐसी बात? मैंने कहा अरे नहीं यार भाभी वो बातें तो होती रहेंगी। मैंने उन्हें बोला बस एक गोल्डन ड्रेस मेरी ओर से आप ले लेना, पेमेंट मैं करूँगा, लेकिन ये बात मेरे और आप में रहे। मुझे गोल्डन ड्रेस में लड़की या भाभी अच्छी लगती है। तो वो कहने लगी सच बोलूं तो गोल्डन ड्रेस मुझे भी अच्छी लगती है। तभी तो मैंने उस दिन मैरून कलर की साड़ी और सिल्वर कलर का ब्लाउज डाला हुआ था। मैंने कहा बैकलेस ब्लाउज था। वो कहने लगी कि हाँ हाँ मुझे पता है निगाहें कहाँ रहती हैं। फिर मैंने कहा आप काफ़ी अच्छी हो, आपकी फैमिली वाले भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आधा घंटा उनसे बात होने लगी थी। फिर मैंने उन्हें बोला कि चलो भाभी अब फ़ोन रखता हूँ। वो कहने लगी क्यों कोई सहेली आ गई क्या? मैंने कहा अरे नहीं आपसे बढ़कर कौन हो सकता है। वो हंसती मुस्कुराती कहने लगी चलो आप रखिए देवर जी आपको काम भी करना होगा। मैंने कहा काम तो करना है, वक्त आने पर सब काम हो ही जाएंगे। वो हंसती हुई खिलखिलाने लगी, कहने लगी फिलहाल फ़ोन रखती हूँ, बस आप खुश रहो, बाकी आप जब भी चाहें फ़ोन कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं। मैंने कहा अरे रात में तो भैया करते होंगे। तो वो कहने लगी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारी डेली बात नहीं होती, एक्चुअली में आपके भैया थोड़े सीरियस टाइप के हैं, आप पता नहीं आगे जाकर कैसे रहेंगे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, जब आपकी शादी हो जाएगी फिर तो आप दोनों में प्यार होगा ही होगा। तो वो कहने लगी कि देखते हैं किस्मत में क्या लिखा है।
फिर 1-2 बार मैंने उनसे बात की थी, लेकिन फिर सोचा उन्हें फ़ोन करना चाहिए, हर रोज़ मैं करूँ अच्छा नहीं लगता। बस एक बार की बात है, रात में मैं अपने घर में बैठा हुआ था, उनकी कॉल आ गई थी। कहने लगी, और देवर जी कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? वो कहने लगी कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बस बेडरूम में आई थी, मैंने सोचा देवर जी को कॉल लगा लेती हूँ। मैंने कहा भाभी आपके बोलने का अंदाज मस्त है। तो वो कहने लगी, अरे देवर जी हम भी तो मस्त हैं, हम भी प्यारे हैं, बस आपने देखा नहीं है। फिर मैंने कहा शादी की तैयारियां हो चुकी हैं। तो वो कहने लगी कि आपको पता होगा, शादी तो आपके भैया की हो रही है, आप हमसे क्या पूछते हो? मैंने कहा भाभी शादी तो आपसे हो रही है ना, तो हम तो आपसे पूछेंगे, अब भैया हमारे लिए दूर के हो गए हैं, आप हमारे लिए करीब की हो। वो कहने लगी कि बड़ी जल्दी आप स्पीड पकड़ लेते हो। मैंने कहा भाभी आप जैसी हो तो स्पीड पकड़नी ही चाहिए। फिर वो बोलने लगी कि बस ड्रेसेस सारी ले ली हैं, ज्वेलरी भी ले ली है, थोड़ा सामान रह गया है, वो भी 2-4 दिन में लेना है, क्योंकि आगे आपको पता है कि शादी से पहले 1 हफ्ते में कहीं जाया भी नहीं जा सकता। फिर मैंने उन्हें पूछा आपने वो ड्रेस ले ली जो मैंने बोली थी? तो वो कहने लगी कि अरे देवर जी कहाँ भूलूंगी, आपकी चॉइस हम भूल जाएं, ऐसा हो नहीं सकता। आपने सोचा कैसे कि हमें याद नहीं रहेगा? फिर मैंने उनसे कई बातें की थी, लेकिन वो खुश थी कि चलो घर में कोई तो ऐसा है जो उनसे बात करता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि आपके भैया का फ़ोन कभी ही आता है, आ भी जाए तो 5 मिनट से ज़्यादा वो बात नहीं करते, या तो बात करते हुए झिझकते हैं या फिर वो सीरियस हैं। मुझे तो ये डर है कि वहाँ जाऊँगी, वहाँ भी कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैंने कहा, "अरे भाभी सब कुछ होगा, टेंशन क्यों लेते हो? वैसे भी भैया थोड़ा काम में बिज़ी रहते हैं।" फिर मैंने उन्हें बोला, "वैसे आपको बता रहा हूँ, आपसे दिल से प्यार हो चुका है, तो बता रहा हूँ कि मेरी सैलरी उनसे ज़्यादा है। हालाँकि काम का बर्डन उनके ऊपर ज़्यादा है। उनके ऑफ़िस में जितना काम है, उसके हिसाब से वहाँ पर काम करने वाले लोग कम हैं, तो बस काम ज़्यादा है, इसलिए थोड़े वो थक से जाते हैं, तो रात को घर में आकर आपसे बात नहीं करते होंगे।" फिर वो मधु भाभी मुस्कुराकर कहने लगी कि अच्छा जी, सैलरी आपकी ज़्यादा है, फिर तो आपसे दोस्ती करके हम फ़ायदे में रहेंगे। मैंने कहा, अरे मैम सब कुछ आपका है। वो कहने लगी कि मधु भाभी से मैम, तो मैंने कहा आपने बात ही ऐसे की है, तो बस मुँह से निकल गया। फिर वो कहने लगी कि मुझे मैम सुनकर वैसे अच्छा लगता है, तो मैंने उन्हें कहा ओके मैम, आगे से मैम ही बोलूँगा। फिर वो कहने लगे कि नहीं भाभी शब्द भी बुरा नहीं है। 1 घंटे तक मैं उनसे बातें करता रहा। मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि हम दोनों अच्छे से मिक्स अप हो गए थे, क्योंकि जब एक ही घर में रहना है, हालाँकि मुझे अभी वहाँ रहना नहीं था, मुझे तो कभी-कभी जाना था। फिर भी मेरे दिल में था कि ऐसे प्यार बना रहे तो अच्छी बात होगी। हालाँकि अभी तक मुझे ये तो पता था कि मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि मन में आता ही है। बस शादी को 5 दिन बाकी रह गए थे। मुझे 1 हफ्ते की छुट्टियाँ मिल गई थी। मैंने घर फ़ोन कर दिया था कि बस शादी से 4 दिन पहले आ जाऊँगा। अगली रात मुझे जाना था। तभी इस रात भाभी का फ़ोन मुझे आ गया था। कहने लगी, "आप घर पहुँचे या नहीं?" मैंने कहा, "बस आपके स्वागत के लिए कल घर जाने लगा हूँ।" वो कहने लगी कि स्वागत अच्छे से करना, कहीं ऐसा ना हो कि हम नाराज़ हो जाएँ। मैंने कहा, "अरे नहीं यार भाभी, नाराज़ कहाँ होंगे आप, हम अच्छे से स्वागत करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए।" फिर वो कहने लगी कि एक बात बोलूँ? मैंने कहा भाभी आप कुछ भी बोल सकते हो, आपसे कोई बाहर वाली बात तो है नहीं। फिर वो कहने लगी कि बस जब आपकी शादी होगी तब तो आप मुझे भूल जाएँगे, मुझे तो पता है। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आपको कहाँ भूलूँगा? तो वो कहने लगी, आप जयपुर में रहते हो और हम दिल्ली में रहते हैं, तो जब आपकी शादी होगी फिर तो आप हमें याद भी नहीं करेंगे, आप तो अपनी वाइफ़ के साथ बस ऐसे बिज़ी हो जाएँगे, क्योंकि मुझे पता है कि आप कैसे हो। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपसे प्यार का रिश्ता मेरा आगे भी चलता रहेगा। प्यार मोहब्बत एक ऐसा रिश्ता है जिसमें हम किसी को भूल नहीं सकते। मन का प्यार है और मन का प्यार कभी हम छोड़ नहीं सकते हैं। वो खुश हो गई मेरी बात से, मेरे अंदाज़ से। कहने लगी, "चलो आप कल जाइए घर पे, उसके बाद फिर तो बारात वाले दिन ही मिलते हैं जब आप बारात लेकर आओगे।" उनकी बातों से मैं काफ़ी इम्प्रेस था, क्योंकि मुझे पता था कि ये लड़की घर को सँभाल लेगी। समझदार, सुंदर और मस्ती से भरी इनकी अदाएँ ऐसी थी कि बस
दिल खुश हो जाता था। वैसे वीडियो कॉल पर भी हम दोनों की कई बार बातें हुई थी, लेकिन मुझे पता था कि ये लड़की घर को अच्छे से संभालेगी, भैया को भी खुश रखा करेगी और मम्मी पापा की भी सेवा ज़रूर करेगी, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लगा था कि बड़ों के लिए उनके दिल में काफ़ी इज्जत है। लेकिन आगे क्या होना था, ये तो ऊपर वाले को ही पता है। बस शादी का दिन भी आ गया था। हम और शादी के दिन मैंने एक अनोखी बात देखी। भाभी ने उस समय गोल्डन लहंगा और रेड कलर की चोली डाली हुई थी। मैं काफ़ी सोचने लगा कि मैंने इनको बोला था कि मुझे गोल्डन कलर पसंद है, बस इन्होंने वो ध्यान भी ज़रूर रखा होगा। उनके पास जाकर धीरे से मैंने कहा, भाभी गोल्डन रेड। तो वो कहने लगे कि देवर जी आपने कहा था तो मेरी पसंद भी यही थी, मैंने आपको बताया था। फिलहाल आप दूर जाइए क्योंकि शादी हो रही है। बस उसके बाद शादी की सारी रस्में पूरी होने लगी थी। फेरों का समय भी आ गया था और उसके बाद हम सब डांस करने लगे थे। भैया भाभी भी डांस करने लगे थे। भाभी की मस्ती भरी अदाओं से मैं उनका दीवाना हो रहा था। उनकी कमर की लचक, हाय रे मस्ती तो ऐसी। मैंने कहा सच में यार भाभी हो तो ऐसी। बस शादी अच्छे से पूरी हो चुकी थी, कंप्लीट सारी रस्में हो चुकी थी। फिर हम घर आ गए थे। उसके बाद अगली सुबह मैंने देखा भाभी ने गुलाबी साड़ी डाली थी। मैं उनको गुड मॉर्निंग बोलने गया था। फिर मैंने कहा कैसा रहा? वो कहने लगी कि बस जैसा सोचा होता है वैसा तो कभी कुछ भी होता नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ, जो हुआ सही हुआ। मैंने हंसी में पूछा कि समझ नहीं आया मुझे। वो कहने लगी कि देवर जी ऐसा समझ लीजिए कि कॉफी तो पी लेकिन चीनी थोड़ी सी कम थी। मैंने कहा वाह भाभी आप भी ना बस मस्त हो। तो उसके बाद हम सब घर परिवार वाले बैठे हुए थे। कुछ रिश्तेदार थे वो भी अगली शाम चले गए थे। रात को खाना खाया, मैं अपने बेडरूम में आ गया था। फिर भाभी आई, कहने लगी कि अभी से सो जाओगे, बाहर आओ सब बैठकर बातें करते हैं। मुझे लगा था कि भाभी काफ़ी अच्छी हैं, क्योंकि एक ही दिन में जो परिवार के साथ मिक्सअप हो जाए, वो लड़की हमेशा परिवार को खुश रखेगी। हम सब बैठकर बातें करने लगे थे। रात को 12 बज चुके थे। फिर मैंने उन्हें हल्का सा इशारा किया, भाभी टाइम। वो कहने लगी कि हाँ हाँ सोना है। उसके बाद वो चले गए थे। भैया भाभी जब अपने बेडरूम में जा रहे थे, तो भाभी मुझे पीछे मुड़कर देख रही थी, मुस्कुरा रही थी। मुझे लगा था कि भाभी भी ना बस भाभी ही हैं। तो उसके बाद 3-4 दिन मैं वहाँ पर रहा था, फिर मैं वापस आ गया था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपने ऑफ़िस के काम से 10 दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा था। उन दिनों में मैं भाभी से बात भी नहीं कर पाता था। वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, भाभी से बातें बिल्कुल भी नहीं हो पाती थी, बात बंद हो चुकी थी। लेकिन जब मैं वापस जयपुर में आया, तब भी उनसे 1-2 बार बात हुई। वो कई बार फ़ोन करती थी, लेकिन काम के कारण मैं उठा नहीं पाता था। हालाँकि मुझे भी बुरा लगता था, लेकिन क्या करें, काम भी तो काम है। फिर मैंने सोचा, चल यार 10 दिन की छुट्टियाँ लेकर जाता हूँ, वैसे भी आगे नया साल आने वाला था। तो घर में कुछ बिना बताए, बिना फ़ोन किए सरप्राइज़ देने के लिए 23 दिसंबर की रात मैं घर में चला गया था। डोरबेल बजाई तो सामने से मधु भाभी ने ही डोर खोला था। वो एकदम हैरान हो गई। हालाँकि उनसे ज़्यादा हैरान मैं हुआ था, क्योंकि वो मस्ती भरी अदाओं से मुस्कुराती हुई सामने नज़र आई थी। साड़ी उन्होंने डाली हुई थी, इतनी सर्दी में साड़ी, लेकिन वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। कहने लगी कि देवर जी बिना बताए। मैंने कहा बस बिना बताए आ गया, आपको सरप्राइज़ देना था। अंदर मैं गया तो भाभी कहने लगी कि मम्मी पापा तो यहाँ नहीं हैं, वो तो गए हुए हैं। मैंने कहा वो कहाँ गए हैं, झूठ क्यों बोलते हो? तो वो कहने लगी अरे नहीं मजाक नहीं कर रही हूँ, आपके मामा के बेटे का बर्थडे है, बस वहीं पर वो 3-4 दिन के लिए गए हैं। वैसे भी उन्हें उनसे मिले काफ़ी दिन हो चुके थे, तो बस मैंने भी उनसे कहा कि आप मिलकर आइए, वैसे भी घर को मैं संभाल ही लेती हूँ। तो बस मैं उस समय अंदर आ गया था। भाभी सामने बैठ गई थी, कहने लगी कि देवर जी क्या बात है, बिना बताए कैसे? मैंने कहा भाभी बातें ही करोगी या कुछ पिलाओगी भी? वो कहने लगी कि दूध पिएंगे या कॉफ़ी पिएंगे? मैंने कहा दूध तो बाद में पीऊंगा, लेकिन फिलहाल कॉफ़ी चाहिए, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है। मैंने उन्हें देखा, वो मुस्कुराती हुई कॉफ़ी बनाकर लेकर आ गई थी। हम दोनों कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते पीते मुझे ध्यान में आया भैया भी घर में नहीं हैं। मैंने उन्हें कहा कि भैया कहाँ हैं? तो वो कहने लगी आपको पता नहीं, वो भी तो गए हुए हैं कंपनी के काम से 7 दिनों के टूर पर, बस 31 को उन्होंने वापस आना है। मैंने कहा भाभी क्या बात है, सभी गए हुए हैं, मुझे पता होता तो मैं आता ही बाद में।
तो वो कहने लगी, अरे देवर्षि, ये सभी कहाँ गए हैं? मैं हूं ना घर पे। आपको प्यार नहीं है मुझसे? मैं भी तो घर की हूँ। आपने मुझे पराया मान लिया, तभी तो आपको भाभी की याद नहीं आती है। पहले तो आप डेली फोन करते थे, वीडियो कॉल भी करते थे। अब भाभी में वो बात नहीं है। देवर्षि, अब आपको लगता होगा कि भाभी पुरानी हो चुकी हैं। मैंने कहा, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको एक बार बताया था कि मुझे कंपनी के काम से 10 दिनों के लिए बाहर जाना था। वैसे भी काम ज़्यादा था, तो इस कारण आपसे फ़ोन पर बात नहीं हो पाती थी। लेकिन अब बिल्कुल फ्री हूँ और अब 1 दिन नहीं, 10 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, सिर्फ आपके लिए आया हूँ। वो कहने लगी कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैंने कहा, भाभी कसम से आपके लिए आया हूँ। वो कहने लगी कि फिर तो सही बात है। फिर मैं उनसे घर की बातें पूछने लगा। वो बताने लगी, मुझे पता था कि शादी के बाद आपके भैया वैसे ही रहेंगे, क्योंकि मैंने उस समय जब उनसे बातें की थी, मुझे लगा था वो सीरियस टाइप के हैं। हंसी मजाक या वैसे छेड़छाड़ वो उनमें नहीं है। हालांकि प्यार करते हैं, लेकिन एक वाइफ जो चाहती है वो बातें वो समझते नहीं हैं। फिर मैंने कहा, हनीमून पर आप गए या नहीं गए? वो कहने लगे कि आपके भैया और हनीमून, वो कंजूस तो 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर सकते। हनीमून पर 10,000 खर्च कैसे करेंगे? मैंने कहा, ऐसा तो नहीं है। वो कहने लगे कि ऐसा ही है। मुझे पीछे अपने मायके में एक शादी पर जाना था, तो मैंने उन्हें नॉर्मल बोला कि मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए, क्योंकि शादी में देखो खर्च होता ही है। लेकिन उन्होंने 2,000 रुपीज़ दिए और कहा कि बस इसी में काम चलाओ। बस मैं वहीं समझ गई थी कि ये इंसान ज़िंदगी में मुझे ज़्यादा सुखी नहीं रख पाएगा। फिर भी चलो कोई बात नहीं, घर के हिसाब से मैंने सोचा इससे मैं सब कुछ चला लूँगी। लेकिन आप जानते हो, 2000 से कभी भी किसी शादी को अटेंड नहीं किया जा सकता। और देवर जी, वैसे भी शादी के बाद पहली बार मैं मायके जा रही थी किसी शादी पर, तो इन्हें इतनी समझ तो होनी चाहिए थी। फिर मैंने पूछा कि आपने क्या किया फिर? वो कहने लगे कि बस जो शादी के टाइम शगुन में पैसे आए थे, वो मेरे पास अब पड़े हुए थे। उसमें से मैं पैसे यूज़ कर रही हूँ, वो भी कम ही रह गए हैं। फिर मैंने कहा, अरे यार भाभी, आप मुझे बोल देते। तो वो कहने लगी, नहीं देवर जी, प्यार मोहब्बत, एक हंसी मजाक वो अलग बात होती है। लेकिन मैं आपसे कोई भी पैसा खर्च नहीं करवाऊंगी। वो आपने पहले मुझे गोल्डन ड्रेस के लिए बोला था, वो भी मैंने आपकी खुशी के लिए ली थी, अदरवाइज मैं आपसे कभी भी कुछ नहीं लूंगी। फिर मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि देखो भाभी, आप घर की मेंबर हो ना, मैं भी घर का मेंबर हूँ। मेरे से ज़्यादा आप इस घर में पहले हो, क्योंकि आप औरत हो। एक औरत ही घर को संभालती है। अब देखो, मैं तो ऑफिस में था, मम्मी पापा गए हुए हैं, भैया गए हुए हैं, तो सारा घर आपकी जिम्मेवारी पर ही चल रहा है। तो यार भाभी, आप ऐसा क्यों समझते हो? जो कुछ मेरा है सो आपका है, जो मेरे पास है वो आपका ही तो है, और जो आपके पास है वो मेरा है। वो मुस्कुराती हुई कहने लगी कि देवर जी, आप बोल क्या रहे हो? मैंने कहा, अरे यार सही तो बोल रहा हूँ, जो कुछ आपका है वो मेरा है, और जो मेरा है वो आपका है। वो कहने लगी कि हाँ, समझ रही हूँ आपके इरादे। फिर मैंने उन्हें कहा, ये 20,000 आप रखिए, आप इससे अपना काम चलाइए, बाकी बाद में मैं निकलवा कर दे दूंगा। तो वो कहने लगे कि चलो जैसा आप बोलते हो। फिर मैंने कहा कि देखो भाभी, अभी 11 बजे हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। वो कहने लगे कि चलो चलते हैं। फिर हम दोनों क्लब में गए थे, 1 बजे तक हम क्लब में डांस करके आए थे। वैसे भी दिल्ली में क्लबों की कमी नहीं है। अगली सुबह नहा धोकर मैं फ्रेश हो चुका था, लेकिन भाभी उससे पहले उठ चुकी थी। फिर हम दोनों मस्ती में झूमते हुए बाहर घूमने चले गए थे, नाश्ता बाहर किया। वैसे भी मैं खुश था कि चलो मेरी 10 दिन की छुट्टियां सही जा रही हैं। वैसे मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, तो दोपहर को हम होटल में ही खाना खाते थे, शाम को बाहर खाना खाते थे, घूमते थे, मौज करते थे, और रात को देर रात में घर वापस आते थे। तो रात को जब हम बेडरूम में बैठे हुए थे, मैंने भाभी से कहा कि भाभी, वैसे भैया से कैसा चल रहा है? तो वो कहने लगे कि देखो, मैंने पहले ही बोला था, आप समझे नहीं। आपको बोला था मैंने कि देवर्षि, कॉफ़ी मिली है, लेकिन मीठा कम है। अब कम मीठे में वो मज़ा नहीं आता है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि कॉफ़ी बिल्कुल फीकी है। मैंने कहा, भाभी आप ना बातों में उलझा देते हो।
फिर वो मुझे शादी की एल्बम दिखाने लगी थी। उसके बाद शादी की मूवी देखी थी। बातें करते करते कब 2 बज गए पता ही नहीं चला। लेकिन इस समय भी भाभी पूरी सजी धजी हुई थी। मैंने कहा, भाभी आप तो पूरी अब भी सजी हुई हो और जो सजा हो उसको बजाने में मस्ती आती है। वो कहने लगी कि मुझे पता है देवर जी, जो सजती है वही बजती है। तो भाभी फिर प्यार से बात करते हुए कहने लगी कि देखो देवर जी, शादी से पहले आपके भैया से काफ़ी बातें हुई, आपसे भी हुई, लेकिन सच में आप काफ़ी अच्छी सोच वाले हो। आपको पता है कि आजकल कैसे चलते हैं, लेकिन आपके भैया को सब कुछ पता नहीं है। चलो फिर भी कोई नहीं, जैसी किस्मत, फिर भी आपके घर में आपके मम्मी पापा भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं, लेकिन सबसे अच्छे तो आप हो। मैंने भाभी को कहा कि भाभी सजी हुई हो। तो अब वो कहने लगी कि मैंने तो पहले ही बोला है कि जो सजता है वो बचता है, बाकी काम तो आपका है, साथ मैं दे ही दूंगी। उसके बाद हम दोनों बातें करते हुए खुशी में झूमने लगे थे। उन्होंने मुझे प्यार से सराबोर कर दिया था, मैंने भी उन्हें हर खुशी दे दी थी जिसके लिए उनको शायद काफ़ी लंबे समय से इंतजार था। तो सुबह हम दोनों खुश थे। फिर मैंने उन्हें बोला कि एक दिन शिमला चलते हैं, अगले दिन वापस आ जाएंगे। तो भाभी कहने लगी कि चलो देवर जी, आपको मना तो कर नहीं सकती। शिमला घूमकर हमें मस्ती मिली थी और सब कुछ हुआ था। दोस्तों, जिंदगी में ये मेरे 10 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। हालांकि मेरे जाने से पहले मम्मी पापा घर आ चुके थे, भैया भी घर आ चुके थे। हालांकि उनके सामने मैंने ये बात नहीं की थी कि मैं कब आया हूँ, क्योंकि कई बातें ऐसी होती हैं जो बताने लायक नहीं होती। लेकिन मधु भाभी खुश थी और मुझे अब भी वो हर रोज़ वीडियो कॉल करती हैं। वैसे भी मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरी कंपनी के दिल्ली वाले ऑफिस में मेरी ट्रांसफ़र जल्दी से जल्दी हो जाए। वैसे हाँ तो हो चुकी है, लेकिन बस कुछ दिनों की बात है। और यही बात जब मैंने मधु भाभी को बताई, बस वो इतनी खुश हुई कि वो मैं बता ही नहीं सकता। वो हर रोज़ मुझे वीडियो कॉल करती थी और प्यार भरी बातें हम दोनों में होती रहती थी। दोस्ती हम दोनों में इतनी पक्की थी और ये रिश्ता ऐसा रिश्ता था जिस रिश्ते में हर कोई इंसान खुशी से बह जाता है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस मस्ती भरी कहानी को आपने सुना। प्यार और रोमांस से भरपूर कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।